चलिए आज के क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। इसके पिछले क्लास में हम आप लोगों को बताए थे गोली दर्पण का फोकस, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में अंतर, ध्रुव, द्वारक, एपर्चर जिसको हम लोग बोलते हैं। बात समझ में आ रही है क्या? ये सब चीज हम आप लोगों को पिछले क्लास में बताए थे कि नहीं? चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे बाबू कि अब हम लोग गोली दर्पण में जो प्रकाश आता है तो अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उस प्रतिबिंब बनने का क्या नियम है। प्रकाश आता है, टकराने के बाद क्या कैसे मतलब परावर्तित होकर के जाता है, किधर किधर से होकर के जाता है, आज हम लोग वो देखेंगे। ठीक है, तो चलिए तो देखिए यहाँ पर आज का जो टॉपिक है वो है बाबू अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब प्राप्त करने का नियम। आज हम लोग नियम पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण में हम लोग प्रतिबिंब कैसे प्राप्त करेंगे। बात समझ में? इमेज हम लोग को पता प्राप्त करना है कि इमेज कैसे प्राप्त करेंगे। जैसे समतल दर्पण का तो हम आप लोग को पढ़ाए थे कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा काल्पनिक होता है, हमेशा सीधा होता है, पर्दा के पीछे होता है, इसे पर्दा पे नहीं उतारा जा सकता है, दर्पण के पीछे होता है। वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी बराबर होता है, वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार के बराबर होता है और पास में भी परिवर्तन का घटना देखने को मिलता है। ये सारा चीज हम आप लोग को पिछले क्लास में यानी जब समतल दर्पण बताए थे उस समय हम ये चीज का जिक्र किए थे। यस ये नो। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण का, उसके बाद फिर पढ़ेंगे उत्तल दर्पण का। परवलयिक नहीं पढ़ना है, बात समझ में आ रहा है क्या? बस थोड़ा बहुत आप जान लीजिएगा काफी हो जाएगा, लेकिन जो जनरली आपको पढ़ना है समतल, उत्तल और अवतल। ठीक है, आइए चलिए अवतल दर्पण में प्रतिबिंब प्राप्त करने का जो नियम है, जिसका पहला नियम जो है रूल 1। अब ये रूल 1 को समझिएगा, एकदम ध्यान से समझिएगा, बहुत जरूरी है। हम देखते हैं कि कुछ ऐसा कुछ मिल जाए। नहीं रिकॉग्नाइज कर पाएगा, चलो हटाओ, हाथी से बना देते हैं। ठीक है, ये हम लोग क्या दे रहे हैं? हाँ वेरी गुड। ये जो सतह है ये सतह को हम लोग सिल्वर्ड कर दी। क्या कर दिए बाबू? एकदम ध्यान से सुनिएगा। अगर आज का क्लास अच्छे से नहीं कीजिएगा तो फिर आप इमेज फॉर्मेशन समझ में नहीं आएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हम लोग का एक अवतल दर्पण है। ठीक है, अब अवतल दर्पण में क्या क्या चीज होता है इस सब चीज के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहला अवतल दर्पण में एक होता है चलिए ये क्या है बाबू जल्दी बताइए नाम। प्रधान अक्ष। क्या है? प्रधान अक्ष। ये दर्पण कोई ना कोई गोले का भाग होगा, उस गोले का कुछ ना कुछ क्या होगा? केंद्र होगा। तो ये मेरा क्या है? केंद्र। अच्छा एक बात बताइए, अभी जो केंद्र ले रहे क्या एक्यूरेट है? नहीं, तो अभी हम हाथ से अपने आप बना रहे हैं। तो जब आप स्केल, डिवाइडर, कंपास की मदद से बनेगा तो एक्यूरेट बनेगा। तो अभी हम बस आपको समझाने के लिए बना रहे हैं, ठीक है? नहीं तो एक बार हम आपको बना के दिखाएंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा। खैर चलिए यहाँ पर ये सी हो गया। चलिए इस बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे? पोल। क्या कहेंगे? पोल। आइए पहला नियम हम लोग समझते हैं। गड़बड़ हो जाता है, चलिए खैर हटाइए हटाइए, यहाँ ध्यान दीजिएगा। ये मेरा क्या है? सी है। एफ कहाँ होता है? तो हम आप लोगों को कल ही बताए थे फोकस का परिभाषा कि मुख्य अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु पे काटेगी वो बिंदु क्या कहलाएगा? फोकस। अगर यहाँ काटेगी तो यहाँ फोकस हो जाएगा, यहाँ काटेगी तो यहाँ फोकस। जिस बिंदु पर काटेगी वो मेरा फोकस हो जाएगा। ठीक है, खैर चलिए अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, पहला नियम जो पढ़ते हैं वो ध्यान, कलर चेंज करते हैं। मान लीजिए यहाँ से अनंत से एगो प्रकाश की किरण आ रही है। प्रकाश की किरण क्या हो रही है बाबू? आ रही है। कहां से? अनंत से, बहुत दूर से प्रकाश की किरण आ रही है। तो जब प्रकाश की किरण आएगी तो यहाँ पे प्रकाश का क्या होगा? परावर्तन होगा। क्या होगा? प्रकाश का परावर्तन होगा। तो प्रकाश का परावर्तन होगा तो ये किधर से होकर जाएगी हमको मालूम नहीं है।
बात समझ में आ रहेगा। लेकिन आपको मालूम है कि प्रकाश का परावर्तन का दो गो नियम है। पहला आपतित किरण, परावर्तित किरण, और आपतन बिंदु पे डाला गया विलंब तीनों एक ही तल पर होता है। दूसरा आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। तो ये प्रकाश आया, तो आने वाले प्रकाश को हम लोग क्या कहेंगे? आपतित किरण। ये मेरा कौन सा किरण हुआ? आपतित। लेकिन जाएगा किधर? इधर उधर किधर जा सकता है। तो जाने का नियम है। क्या नियम है? अभी थोड़ा सा हम रिवीजन करवाते हैं। ये एक दर्पण है, अगर प्रकाश ऐसे आया है तो कैसे जाएगा हमको मालूम नहीं है। तो यहाँ पे कोई लंब खींच लेंगे, और जैसे यहाँ लंब खींचेंगे देखेंगे कि अगर 30 डिग्री से आया है तो 30 डिग्री से बना करके ही इधर चला जाएगा, परावर्तित हो जाएगा। बोलो हाँ, ये ना यही नियम है। यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या निकला? बराबर। उसी तरीके से यहाँ पर भी वो नियम होगा। तो याद रखिएगा, कोई भी गोली दर्पण है उसमें हमेशा लंब जो खींचा जाता है वो सी से होकर खींचा जाता है। किधर से? सी से होकर खींचा जाता है। तो आइए एगो हम लंब खींच लेते हैं। तो यहां से हम क्या खींच लिए? एगो लंब। सी से होकर लंब खींचाएगा। किधर से खींचाएगा बाबू? सी से होकर के क्या खींचाएगा? मेरा लंब खींचाएगा। तो देखो यहाँ पे एगो हम लंब खींच लिए। कोई दिक्कत है क्या? अब यहाँ पर देखिए, ये मेरा एंगल आई है। ये मेरा क्या है? एंगल आई। अगर ये 30 डिग्री का बन रहा है तो 30 डिग्री का ही एंगल बना के वापस जाएगा। कितना डिग्री का? 30 डिग्री का ही एंगल बना के मेरा क्या होगा? वापस जाएगा। तो यहाँ पर देखिए प्रकाश का क्या होगा? परावर्तन हुआ। अब परावर्तन होने के बाद यही प्रकाश जो है एंगल आई बराबर एंगल आर के नियम का पालन करते हुए चली गई। यानी ये एंगल आई हुआ तो ये एंगल क्या हो गया? आर। हाँ ना। और ये जिस बिंदु पर काटी, इस बिंदु पे काटी ना, ये मेरा क्या कहलाएगी? फोकस कहलाएगी। क्या कहलाएगी? फोकस कहलाएगी। अब मेरा बात समझ में आ रहा है क्या? तो यहां से हम क्या रूल नियम बनाए कि अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर, ध्यान से सुनिएगा, ये नियम आप पढ़ चुके हैं। अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। ये नियम अब हो गया कि जैसे ही समांतर प्रकाश किरण आएगा, किसका? मुख्य फोकस का। किसका? नहीं कहा भैया, समझ में आ रहा है बाबू? अगर प्रकाश का किरण मुख्य फोकस के समांतर आएगा तो यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन होगा। ये प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करते हुए वो फोकस से होकर चला जाएगा। तो बोलिएगा पहला नियम, बोलिएगा अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है। कोई दिक्कत हुआ क्या? नहीं। चलिए अच्छी बात है। अगर दिक्कत नहीं हुआ तो और समझिए। अच्छा, जरूरी है ऊपर से आएगा? यहाँ पर से भी तो जा सकता है प्रकाश, है ना? प्रकाश का एक ही जगह जाएगा, ढेरी प्रकाश जाएगा, तो ये इधरों से तो जा सकता है। तो यहाँ पर भी वही सेम नियम, प्रकाश के परावर्तन का नियम का पालन करेगा। तो यहाँ से देखेंगे, यहाँ से हम क्या खींचेंगे? लंब। क्या खींचेंगे? लंब। तो हम यहाँ पर देखें, ये प्रकाश आया तो आने वाला प्रकाश को हम लोग क्या कहेंगे? आपतित किरण। तो ये एंगल आई के नियम का पालन किया। एंगल आई है तो उतना ही एंगल के साथ वो कहाँ जाएगी? वापस जाएगी। कहाँ जाएगी बाबू? वापस जाएगी। तो उतना ही एंगल के साथ वो कहाँ चले गई? वापस चलेगी। कहाँ चले गई? वापस चले गई। तो हम यहाँ पर एक चीज देख रहे हैं, अगर एंगल आई बना करके आई, एंगल आर से जाई गई, तो हम यहाँ पे नियम देखिए हो रहा है सही कि आने वाली प्रकाश किरण, अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो परावर्तन के बाद किधर से होकर जाएगी? फोकस से। किधर से होकर जाएगी? किधरों से आए, नीचे आए ऊपर आए, उससे कोई मतलब नहीं, फोकस से होकर जाएगी। किधर से होकर जाएगी? फोकस से होकर जाएगी। किधर से होकर जाएगी? फोकस से होकर के जाएगी। बात समझ में आ रही है क्या? तो बोलिएगा अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है। कोई दिक्कत नहीं ना? याद करने का तरीका, घर में बैठ जाइएगा, स्कूल में बैठ जाइएगा, इस तरीके से एगो फोटका बनाइएगा। फोटका मतलब समझ में आता है क्या होता है? फोटका समझ में आता है क्या होता है? फोटका मतलब फोटो, फोटका मतलब फोटो बनाइएगा। और ऐसे याद रखिएगा, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद फोकस से होकर के जाती है। ये मेरा CF हो गया। मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद फोकस से होकर के जाती है। ये पहला नियम हो गया। ये कैसा नियम हो गया? क्या ये जबरदस्ती लिखे? नहीं, हम देखे कि जब हम देख रहे हैं समांतर आ रहा है और एंगल आई बराबर एंगल नियम का पालन कर रहे हैं,
यानी प्रकाश के परावर्तन का दूसरे नियम का जब पालन कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि यहाँ पर बार बार फोकसेस होके जा रहे, तो इसको नियम में बना दिए। लो भाई नियम बना दो। हाँ ही ना, क्या बोलो? बाबू अभी रूल 1 में पढ़े हैं, रूल 2 नहीं है, रूल 3 नहीं है, मेरा बात समझो। अभी रूल 1 को ना पढ़े हैं। इसका बात है कि किधर आ सकता है, सीओ आ सकता है। तो अगला केस में देखेंगे हम, जब बोल देंगे कि हाँ अब सब नियम खत्म, तब ना बोलेगा कि सर सीओ से तो आ सकता है, एफओ से तो आ सकता है, प्रकाश आ सकता है कि नहीं? सिंपल से बात है, प्रकाश किधरों से आ सकता है। हाँ ही ना। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। चलिए अगर समांतर आएगा तो कहां से होके जाएगा? फोकस से। समांतर होगा तो, समांतर होगा तो, समांतर होगा तो, समांतर होगा तो फोकस से होके जाएगा। ये रूल हो गया, क्या समझ में आया? अगर समांतर आएगा तो फोकस से होके जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? समझ में आया? अगला देखिए, अगला नियम क्या बोलता है? अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण। तो आइए यहां ध्यान देते हैं हम लोग, एगो और क्या लेते हैं? बिक्की समझ में आ रहा है बाबू? ठीक, एकदम ध्यान समझना। कौन दर्पण? अवतल दर्पण, ठीक है। चलो इसका अपना कहीं ना कहीं क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? वक्रता केंद्र होगा। चलो ये मेरा क्या कहलाएगा? पोल पी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पोल पी। और इसका मध्य बिंदु, लगभग मध्य बिंदु क्या होता है? फोकस होता है। क्या होता है? होता है कि नहीं? चलिए अब आइए, अब मान लेते हैं ये दीदी का कहना है कि प्रकाश जो है वो सीए से होके चला गया। किधर से हो गया? सी से ही होके चला गया। बात समझ में आ रहा है क्या? ये सी से होकर के ही आया प्रकाश, आने वाला किरण को आपतित किरण। तो अभी हम लोग पिछले में बताए थे कि अभिलंब हमेशा कहां से खींचते हैं? सी से ही होकर खींचते हैं। किधर से खोजते हैं? सी से। तो बताइए, आप पढ़ाए थे हम आपको कि अगर ये मेरा समतल दर्पण है, उसमें अगर प्रकाश लंबवत आ जाए, 90 डिग्री बना करके आएगा, तो 90 डिग्री बना करके ही जाएगा। तो अगर जिस दिशा में आया है 90 डिग्री बना करके, उसी दिशा में वापस नहीं चला जाएगा। तो उसी तरीके से अगर सी से होके आया, तो सी से होकर जब भी आएगा तो वो दर्पण के साथ क्या बनाएगा? 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री के साथ आएगा तो 90 डिग्री के साथ ही ना जाएगा, एंगल आई बराबर एंगल आर का पालन करेगा कि नहीं? तो इसीलिए जब भी प्रकाश सी से होकर के आती है तो सी से ही होकर के वापस जाती है। तो याद रखिएगा, दूसरा नियम क्या है? अगर कोई भी प्रकाश की किरण अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र से होकर के आती है तो वापस उसी दिशा में वापस लौट जाती है। कारण क्या है? जब वो सी से होके आई तो वो 90 डिग्री का कोण बनाएगी, तो वो 90 डिग्री का कोण बना करके ही वापस लौट जाएगी। तो मेरे साथ बोलिएगा, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद पुनः उसी दिशा में वापस लौट जाती है। अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र से होकर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद उसी दिशा में वापस लौट जाती है। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। चलिए अगर आपसे कोई पूछ ले काहे, तो आप जवाब दीजिएगा, क्योंकि एंगल आई बराबर एंगल आर के नियम का क्या करेगा? पालन। चलिए अगर आप कहिएगा, इसी को हम उधर शिफ्ट करते हैं, ठीक, एडवांटेज इसी को कहते हैं ना। अगर ऐसे करके आया तो क्या दिक्कत है भाई? ऐसे करके आया तो सी से होके गया ना, तो यहां पर भी क्या एंगल आई बराबर एंगल आर के नियम का पालन करेगा। जब लंबवत आया तो लंबवत वापस चल जाएगा। तो जब भी सी से होकर के आएगा तो सी से ही होकर के जाएगा। कोई दिक्कत समझ में आया? पक्का ना? चलिए दूसरा नियम क्या हो गया? सी से होके आएगा तो सी से होके, हाँ बोलो, उससे क्या मतलब है? दर्पण जो हम पढ़ाए थे परावर्तन का नियम, वो परावर्तन के नियम क्या था? हर दर्पण के लिए था। हाँ ही ना। ऐसा थोड़ी पढ़ाए थे कि केवल समतल दर्पण में ही लागू होगा,
नहीं, वो हर दर्पण में होता है प्रकाश के परावर्तन का नियम। कोई भी चिकना सतह, इसीलिए देखिए हम आपको लिखा है प्रकाश के परावर्तन का नियम, ना कि समतल का, अवतल का, उत्तल का। अलग से समतल का बता दिए हैं। बात समझ में आ रही है क्या? देखिए नोट्स, आपको जो नोट्स दिए हैं वहां पे देखिए लिखे कि नहीं प्रकाश के परावर्तन का नियम। आए एकदम सब दर्पण में लगेगा, गोले दर्पण में काहे नहीं लगेगा? इसका सतह चिकना नहीं होता है, इसमें दर्पण वाला गुण नहीं है। ये बताइए, खाली यही है ना, सतह घुमा हुआ है। सतह घुमा हुआ होने से क्या हो गया? इमेज फॉर्मेशन अलग अलग होगा, लेकिन प्रकाश के परावर्तन का नियम का पालन वो भी करेगा, एज इट इज समतल दर्पण जैसा करता है। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। चलिए अच्छी बात है, यहाँ पर कोई दिक्कत? चलिए अच्छी बात है। दूसरा नियम, आप कोई दिक्कत? अब तीसरा नियम देखिए, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तीसरा नियम उधर नहीं पढ़ना, इधर देखो। ये क्या कर रहे हैं हम? सिल्वर्ड कर रहे हैं, रजितित कर रहे हैं। ये कौन सा दर्पण है बाबू? अवतल दर्पण है। ये क्या है? क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष, प्रधान अक्ष, जो बोलना है। ये मेरा क्या है? अभी हम लोग पढ़े कि जब हम इसके समांतर आएगा तो परावर्तन के बाद किधर से हो जाएगा? जब भी प्रकाश समांतर आती है तो फोकस से उग जाती है। किधर से उग जाती है? तो आपके मन में ये हो तो सवाल उठना चाहिए कि सर हो सकता है अगर फोकस से आ जाए तो क्या दिक्कत है? एंगल आई बराबर एंगल आर के नियम का पालन करेगा कि नहीं? बोलो ना रे, करेगा। तो जब मेरा मान लीजिए फोकस से आया है तो एक लंब खींच के चेक कर लेंगे, ये लंब हो गया तो देखेंगे यहाँ एंगल आई हुआ, तो जितना एंगल आई हुआ उतना ही एंगल क्या होगा? आर। इसीलिए तब यहां से ये क्या होगा? समांतर चला जाएगा। क्या हो जाएगा? समांतर चला जाएगा। तो ये एंगल आई बराबर एंगल आर के नियम का पालन किया, तो हम कहेंगे अगर प्रकाश फोकस से होकर के आएगा तो क्या हो जाएगा? प्रधान अक्ष के समांतर हो जाएगा। प्रधान अक्ष क्या हो जाएगा? समांतर। प्रधान अक्ष के समांतर। तो बोलिएगा, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो फोकस से होकर जाती है, और जब प्रकाश की किरण सी से होकर के आती है तो सी से होकर चल जाती है, और जब प्रकाश की किरण फोकस से होकर आती है तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मेरा बात समझ में आया भैया? पक्का ना? चलिए, ये 3 कंडीशन था। अब इसके अलावा जो नियम बनाना है बनाओ। एक और नियम हम अपनी तरफ से बता दे। ये 3 ही नियम है, काफी है, सफिशियंट हो जाएगा। एक और नियम हम बना देते हैं। आप लोग के मन में एक और दिमाग में आ जाएगा कि सर हो सकता है ऐसा भी तो वो केस बन जाएगा, ये मेरा पोल है पी, ये मेरा एफ, ये मेरा, कहिएगा ऐसा भी तो हो सकता है कि सीधा पी से होके आ जाए। है? तो इसमें दिक्कत क्या है? हम बोले ना यही लंबवत होता है, सी से होकर जो खींचते हैं, तो ये एंगल क्या हुआ? आई। तो उतना ही एंगल के साथ ये क्या हो जाएगा? चल जाएगा। तो यहाँ पे क्या कोई खास पॉइंट से होके गया? नहीं ना। तो हम क्या बोल सकते हैं? नहीं। तो बोलिएगा अगर कोई भी प्रकाश की किरण कहाँ पे आएगा? ध्रुव पे आएगा। कहाँ पे आएगा? ध्रुव पे आएगा। तो जितने डिग्री के एंगल के साथ आएगा उतना डिग्री का एंगल बना करके परावर्तित हो जाएगा। इसको कोई खास नियम नहीं हुआ। बात समझ में आ रही है क्या? यहाँ तक कोई दिक्कत? तो प्रकाश के परावर्तन के लिए, यानी कि अवतल दर्पण में इमेज बन सके, उसके लिए क्या नियम है इंपॉर्टेंट? 3 नियम है। तो 1 बाय 1 करके आप दोहराइएगा। पहला, जब समांतर आएगा तो कहां से होके जाएगा? फोकस से। जब समांतर आएगा तो समांतर आएगा तो समांतर आएगा तो, और अगर फोकस से होकर, अगर फोकस से होकर के आ गया तो क्या हो जाएगा? समांतर हो जाएगा। अगर फोकस से होकर आ गया तो समांतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समांतर हो जाएगा। अगला, अगर वो सी से होकर के आया तो सी से होकर के वापस सी से होकर के आएगा तो फोकस से आएगा तो समांतर हो जाएगा। पकड़ लिया जाएगा। फोकस से होगा, फोकस से आएगा तो समांतर आएगा, तो फोकस से आएगा तो समांतर होगा, तो
समांतर फोकस, फोकस समांतर, सी सी सी। अरे सी से आएगा तो सी से ही जाएगा, नहीं आएगा दीदी? एकदम पूरा ग्लूकोज पाउडर चढ़ाना पड़ेगा, पानी चढ़ाना पड़ेगा तुमको। हाँ, सलाइन तलाइन चढ़ाना होगा, बोलो। हाँ, पूछो पूछो इससे। एकदम पूरा स्कूल गई थी, कौन चीज कर काम करने नहीं गई थी रे, स्कूल में तो बैठ ले थी। स्कूल में खूब एनर्जी यूज करती है, खूब गप करती है। हाँ, हंस हंस के ना, काय कौन खुशी में हंस रही थी? पायल क्या हुआ, आज बज नहीं रही है तुम? चलो, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं ना? अच्छी बात है। आइए, अब यहाँ पर देखिए आपके सामने क्या है, अवतल दर्पण द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रतिबिंब का निर्माण। यानी अवतल दर्पण में हम लोग कहाँ कहाँ वस्तु को रख सकते हैं। अवतल दर्पण में हम वस्तु को कहाँ कहाँ, तो याद रखिएगा अवतल दर्पण में 6 जगह पे वस्तु को रख सकते हैं। कितना जगह पे? 6 भैया, कितना जगह पे? 6 जगह पे। 6 जगह मेरे पास ऐसा है जहां पर हम वस्तु को रख सकते हैं। अभी आप समझिएगा, ध्यान से देखिएगा। कौन दर्पण है? क्या है? सी को वक्रता केंद्र। आइए, कितना जगह पे हम वस्तु रख सकते हैं बताओ, कोई बताओ भाई। 6 जगह पे, कहाँ कहाँ, चलो बताओ बाबू गोलू। पहला वस्तु हम कहाँ पे रखेंगे बताओ? फोकस के पास। चलो, ये भैया बोले कि हम फोकस पे रख देंगे, अच्छी बात है। ये फोकस पे हम रख दिए। इसका मतलब ऊपर में मुंडी है, नीचे क्या है, गोड़ है। ऊपर में मुंडी, नीचे गोड़। हेलो, ठीक है। ऊपर में मुड़ी, नीचे गोड़। बैठ जाइए भैया, भैया हो खड़े हो जाइए। बताइए दूसरा वस्तु कहाँ पे रखेंगे, कहाँ पे? चलो, ये भैया बोले हम सीए पे रख देंगे, चलो अच्छी बात है। चलो ठीक है, बैठ जाओ। तुम बताओ कहाँ रखेंगे वस्तु को? खूबे दूर रख देगा, चलो अनंत पे रख दिया। चलो, यानी दर्पण यहाँ है और रख दिया ढेरी दूर, ठीक है। बैठ जाओ, बताओ प्रिंस कहाँ रखेंगे? हाँ, फोकस के पास रख दिया, फोकस पे। तो बोलो फोकस और पोल के बीच में रख देंगे, कहीं पर भी। यहाँ पर भी रख सकते हैं फोकस और पोल के बीच में, हाँ ही ना। तो फोकस और पोल के बीच में बैठ जाओ। तुम बताओ राधिका कहाँ रखेंगे? हाँ, वक्रता के अंदर फोकस के बीच में कहीं पर भी रख देंगे। यहाँ 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 कहीं पर भी, इसके बीच में कहीं पर भी, ठीक है, अच्छी बात। नीतू बताओ कहाँ रखेंगे बाबू, आप बताओ। फोकस केंद्र और अनंत के बीच, तो फोकस और अनंत के बीच में तो सी भी है। फोकस और अनंत के बीच में ये रखिए दिया, आप कहाँ रखे बताओ, कहाँ रखेंगे? चलो बताओ तुम। वेरी गुड, अनंत और वक्रता केंद्र के, या फिर कोई बच्चा बोलेगा सी के पीछे रख देंगे, ये भी तो बोल सकता है। कहाँ पे? पी पे सट जाएगा ना, आईने पे सटा दिया हम तो, यही ना आईना है, वो तो सटा देंगे उसी के ऊपर, तो पी पे रखाएगा कैसे? नहीं समझा? तुम गया समतल दर्पण पर सटा दिया तो इमेज तुम देख पाएगा? वो तो झपा जाएगा रे, देख नहीं पाएगा, बात समझा? चलो बैठ जाओ। अब देखो कितना केस बना, पहला हम वस्तु को अनंत पे रखेंगे, दूसरा वस्तु को सी के पीछे रखेंगे। इसको कैसे बोल देगा? देखो बोलेगा, जैसे अभी एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर है ए, ये बी, ये सी। अगर बी का पोजीशन बताना हो तो कैसे बताएंगे? बोलेंगे कि ए के आगे है, या सी के, या फिर ए और सी के, इस तरीके से बोल सकते हैं। उसी तरीके से बोलेंगे कि यहाँ वस्तु, बोलेगा अनंत के आगे, सी के पीछे, या अनंत और सी के बीच में, जो बोलना एक ही मतलब हुआ ना। चलिए, तीसरा कहाँ रखेंगे? वक्रता केंद्र पर रख देंगे। कहाँ पे? वक्रता। अगला क्या? सी के आगे, सी के, या फिर एफ के, या फिर सी और एफ के बीच का, मतलब पूरा पूरी बीच नहीं होता है, कहीं पर भी। अगला कहाँ पे? फोकस में। और अगला कहाँ? फोकस और पोल के बीच में। तो याद रखिएगा, किसी भी अवतल दर्पण में ये 6 को तरह का इमेज बनेगा, 6 तरह का। कितना तरह का? इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं है कि आप वस्तु को रखिए। आप कहिएगा सर अनंत के और ढेर पीछे रख देंगे, अरे भाई वो अनंत तो कल आया,
आए ना, कोई दिक्कत? तो बताइए अवतल दर्पण में कितना तरह जगह पे हम वस्तु को रख सकते हैं? 6 जगह पे। कितना जगह पे? आपके मन में अगर कोई है कि और जगह पे हम रख सकते हो, दिखाइए, बताइए जल्दी से। नहीं ना? पक्का ना? तो ये टोटल 6 जगह पे। तो पहला बोलिएगा मेरे साथ। किसके साथ? मेरे साथ। बोल जल्दी सा। पहला पहला हम लोग कहाँ रखेंगे? वेरी गुड, पहले रखेंगे हम लोग अनंत पे। कहाँ पे? अनंत पर। दूसरा कहाँ रखेंगे? हाँ, सी के पीछे, सी के, यस, अनंत और सी के बीच में। तीसरा कहाँ रखेंगे? सी पर। कौन रखेंगे? सी पर। कहाँ पर रखेंगे? चौथा बताओ कहाँ रखेंगे? सी और एफ के बीच, सी और एफ के बीच, या फिर इसी को हम कह सकते हैं सी के आगे या एफ के पीछे। अगला बताओ हम कहाँ रखेंगे? एफ पर। और अंतिम बताओ, एफ और पी के। ये क्षेत्र का इमेज फॉर्मेशन पढ़ना है। तो आप लोग से अनुरोध रहेगा कि नेक्स्ट क्लास में आप क्या लेके आइएगा? एक डिवाइडर, एक स्केल, पेंसिल, इरेजर, और कौन चीज? हाँ, शार्पनर। इतना चीज आप लोग के पास होना चाहिए, तब जाके इमेज फॉर्मेशन समझ में आएगा, तब हम बताएगा। बात समझ में आ रहा है क्या? अब आप लोग यहाँ तक समझ पाए चीजों को? बोलो हाँ या ना? कोई दिक्कत है क्या? पक्का ना? झूठ नहीं बोलो। खाओ क्रिया। यहाँ तक समझ में आ गया? समझ में आया तुमको? अकिए भागने का पकड़ लिया, कुंजी कर रही तू? सुनो, ठीक है, आज रहने दे क्लास को। नेक्स्ट क्लास इतना लेके आइएगा, तब हम आपको इमेज फॉर्मेशन शुरू करेंगे कि जब हम वस्तु को अनंत पे रखेंगे तो कहाँ बनेगा फोटो। फोटो कहाँ बनेगा? आगे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, दाएं बनेगा, बाएं बनेगा, छोटा बनेगा, बड़ा बनेगा, कैसा बनेगा, नाटा बनेगा, भूटा बनेगा, जो बनेगा हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। कोई दिक्कत? चलिए आज के लिए ओके।